क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छुपी ताकत आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है? अवेकन द जायंट विद इन में टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि कैसे हमारे फैसले, भावनाएं और आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि डर, आलस और बहानों को तोड़कर अपने लक्ष्य कैसे हासिल करें और अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद कैसे लें। टोनी रॉबिन्स की इस पूरी किताब का सबसे बुनियादी और क्रांतिकारी पत्थर यही है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक चुनाव या एक फैसले से जुड़ा होता है। इसे अगर बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ये नियम कहता है कि आपकी किस्मत उन सितारों या लकीरों में नहीं है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, बल्कि आपकी किस्मत आपके उन निर्णयों में छिपी है जो आप हर सुबह सोकर उठने के बाद लेते हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों का दोष अपने माता पिता, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने बॉस या अपनी किस्मत को देते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। भले ही आप ये तय नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि आप उस स्थिति में क्या फैसला लेंगे। एक सच्चे फैसले और सिर्फ एक इच्छा के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हम कहते हैं कि मैं वजन कम करना चाहता हूँ या मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ एक चाहत है। चाहत में कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि इसमें पीछे हटने का रास्ता खुला रहता है। लेकिन जब आप एक असली फैसला लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने बाकी तमाम विकल्पों को काट दिया है। लैटिन भाषा में डिसीजन शब्द का जो मूल अर्थ है उसका मतलब ही होता है काट देना। यानी जब आप फैसला लेते हैं तो आप अपनी पुरानी आदतों और नाकामियों के साथ अपना रिश्ता काट देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं अब और ऐसे नहीं जी सकता। ये वो पल होता है जब आपके अंदर का सोया हुआ जायंट अंगड़ाई लेकर जागता है। फैसला लेने की ताकत एक मांसपेशी की तरह है। अगर आपने सालों से अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिए हैं, तो ये मांसपेशी कमजोर पड़ गई होगी। इसे मजबूत करने का इकलौता तरीका है कि आप आज से ही छोटे छोटे फैसले लेना शुरू करें और उन पर अड़िग रहें। कई लोग फैसला लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फैसला गलत हो गया तो क्या होगा। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि कोई भी फैसला गलत नहीं होता, वो सिर्फ एक नतीजा होता है। अगर नतीजा आपकी पसंद का नहीं है तो उससे सीखिए और उस अनुभव का इस्तेमाल करके एक बेहतर फैसला लीजिए। दुनिया के सबसे कामयाब लोग वो नहीं हैं जिन्होंने कभी गलतियां नहीं की, बल्कि वो है जिन्होंने जल्दी जल्दी फैसले लिए और अपनी गलतियों से सीखकर अपने फैसलों को सही दिशा में मोड़ दिया। हकीकत में हमारे जीवन की दिशा 3 तरह के फैसलों से तय होती है जो हम हर मिनट ले रहे होते हैं। पहला, ये कि हम अपना ध्यान, फोकस कहाँ लगा रहे हैं। अगर आप हर वक्त इस बात पर फैसला लेते हैं कि क्या गलत है, तो आप दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान देने का फैसला करते हैं कि क्या सही किया जा सकता है, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा, ये कि किसी बात का आपके लिए मतलब क्या है। क्या एक ब्रेकअप का मतलब आपकी जिंदगी का अंत है या एक नई और बेहतर शुरुआत का मौका। और तीसरा, ये कि आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। बिना एक्शन के लिया गया फैसला सिर्फ एक कोरी कल्पना है। असली फैसले की पहचान ये है कि उसके तुरंत बाद आप कोई न कोई काम जरूर करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी कल के भरोसे टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे, जब हाथ में पैसा होगा या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बदलाव के लिए किसी शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। बदलाव एक सेकंड में आता है। उस एक सेकंड में जब आप पूरी शिद्दत से ये तय कर लेते हैं कि आपकी पुरानी कहानी आज खत्म हो गई, आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, एक दृढ़ निश्चय उसे बदलने की ताकत रखता है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपनी नैया के कप्तान खुद हैं, तो लहरें आपको डराना बंद कर देती है। ये पहला नियम हमें पीड़ित बनने के बजाय विजेता बनने का मौका देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपनी आदतों के मालिक बन सकते हैं, बशर्ते हम आज एक नया और मजबूत फैसला लेने की हिम्मत दिखाएं। दूसरे नियम को अगर हम बहुत ही सरल और इंसानी ढंग से समझें, तो ये हमारे दिमाग के उस इंजन के बारे में है जो हमें हर काम करने के लिए मजबूर करता है। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश या धर्म का हो, सिर्फ 2 ही चीजों से संचालित होता है, दर्द और खुशी। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे या तो हम किसी तकलीफ से बचना चाहते हैं या फिर हम किसी सुख को पाना चाहते हैं।
ये हमारे दिमाग का एक ऐसा बुनियादी सच है जिसे समझे बिना हम खुद को कभी नहीं बदल सकते। अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी बुद्धि और तर्क से अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असलियत में हमारा नर्वस सिस्टम इस बात पर काम कर रहा होता है कि किस काम को करने से हमें तुरंत राहत मिलेगी और किस काम से हमें चोट पहुंचेगी। यही वो वजह है कि लोग जानते हुए भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते। मान लीजिए कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है, वो जानता है कि ये उसकी सेहत के लिए जहर है, लेकिन उसका दिमाग सिगरेट पीने को तुरंत मिलने वाली खुशी और सुकून के साथ जोड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ सिगरेट छोड़ने को वो तनाव, बेचैनी और कमी वाले दर्द के साथ जोड़ देता है। क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य के बड़े फायदे के बजाय वर्तमान के छोटे दर्द से बचने को ज्यादा अहमियत देता है, इसलिए वो इंसान चाहकर भी उस आदत से बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपको वाकई कोई बदलाव लाना है तो आपको इस गणित को उल्टा करना होगा। आपको सिगरेट पीने के साथ इतना भयानक दर्द जोड़ना होगा कि उसका ख्याल आते ही आपका मन कांप जाए, और उसे छोड़ने के साथ इतनी बड़ी खुशी और गर्व को जोड़ना होगा कि आपका मन उस ओर भागने लगे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बड़े काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें काम करने के दर्द से ज्यादा डर लगता है। नया बिजनेस शुरू करने का विचार आते ही दिमाग में ये आता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। ये सारा कल्पित दर्द हमें अपनी पुरानी और सुरक्षित जगह पर बैठे रहने के लिए मजबूर कर देता है, भले ही हम वहां खुश न हो। कामयाब लोग अपनी मानसिकता को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि उनके लिए न बदलना ज्यादा दर्दनाक हो जाता है। वे खुद से कहते हैं कि अगर मैं आज नहीं बदला तो आने वाले 10 सालों में मेरी हालत कितनी बदतर होगी। जब आपका डर या दर्द आपको पीछे से धक्का देता है और आपकी मंजिल की खुशी आपको आगे से खींचती है, तब आपकी तरक्की की रफ्तार तेज हो जाती है। इसे न्यूरो एसोसिएशन तभी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमारे दिमाग ने किन चीजों के साथ कैसी भावनाएं चिपका रखी है। हम अपनी मर्जी से इन तार को बदल सकते हैं। जैसे हम किसी गाने को सुनकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि हमने उसके साथ किसी पुरानी याद का दर्द जोड़ रखा है, वैसे ही हम अपनी मेहनत और अनुशासन के साथ खुशी को जोड़ सकते हैं। अगर आप कसरत करने को पसीने और थकान के दर्द से जोड़ने के बजाय शक्ति और आत्मविश्वास की खुशी से जोड़ना शुरू कर दें, तो आपको जिम जाने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग खुद आपको वहां ले जाएगा क्योंकि वो खुशी का भूखा है। ये नियम हमें अपने ही दिमाग का मास्टर बनना सिखाता है। ये हमें बताता है कि हम भावनाओं के हाथ की कठपुतली नहीं है। हमें गौर करना चाहिए कि हम किन गलत चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं और किन जरूरी चीजों को हम दर्द मानकर टाल रहे हैं। जिस पल आप अपने पेन और प्लेजर के बटनों को खुद कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उस पल से आपकी आदतों और आपके चरित्र पर आपका पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अपने दिमाग को ये आदेश दें कि उसे क्या पसंद करना है और क्या नहीं। जब आप अपने दर्द और खुशी को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन कर लेते हैं, तो सफलता पाना बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक सफर बन जाता है। तीसरा नियम हमारे जीवन के उस अदृश्य चश्मे के बारे में है जिससे हम खुद को और पूरी दुनिया को देखते हैं। सरल और इंसानी भाषा में कहें तो हमारी मान्यताएं वे विचार हैं जिन्हें हमने पूरी तरह सच मान लिया है। ये मान्यताएं ही तय करती है कि हम किसी काम को करने की कोशिश करेंगे या नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में खराब हैं, तो आपका दिमाग कभी आपको मंच पर जाने की इजाजत नहीं देगा, भले ही आपके पास ज्ञान कितना भी हो। आपकी काबिलियत से ज्यादा आपकी मान्यताएं ये तय करती है कि आप जीवन में कितनी दूर तक जाएंगे। एक मान्यता असल में एक ऐसा विचार है जिसे बहुत सारे सबूतों का सहारा मिला हुआ है। इसे एक मेज के उदाहरण से समझिए। एक विचार मेज के ऊपरी हिस्से की तरह है जो हवा में तैर रहा है, लेकिन उसे मजबूती से खड़ा करने के लिए पैरों की जरूरत होती है। ये पैर हमारे अनुभव होते हैं। मान लीजिए बचपन में किसी ने आपसे कहा कि आप अमीर नहीं बन सकते। फिर कभी आपके पास पैसे की कमी हुई या आप किसी काम में फेल हो गए, तो आपके दिमाग ने उन घटनाओं को सबूत की तरह इस्तेमाल किया और उस विचार के नीचे पैर लगा दिए। धीरे धीरे वो विचार एक पक्की मान्यता बन गया कि अमीरी मेरे बस की बात नहीं। अब आपकी पूरी जिंदगी इसी दायरे में सिमट कर रह जाती है। इस नियम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि मान्यताएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। हमारी कई मान्यताएं सीमित करने वाली होती है, जो हमें ये बताती है
कि हम क्या नहीं कर सकते। जैसे मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, या लोग हमेशा धोखा देते हैं। ये मान्यताएं हमारे लिए एक मानसिक जेल की तरह काम करती है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इन पुरानी मेजों के पैरों को तोड़ना होगा। आपको अपनी उन पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा कि क्या ये वाकई सच है, या इस बात का उल्टा क्या सच हो सकता है। अपनी मान्यताओं को बदलने का सबसे तेज तरीका है नए सबूत इकट्ठा करना। अगर आप मानते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो उन लोगों की कहानियां पढ़िए जो आपसे भी बुरे हालातों में थे और सफल हुए। उनके अनुभव आपके लिए नए सबूत बनेंगे और आपकी पुरानी मान्यताओं को हिला देंगे। हमें जानबूझकर अपने अंदर शक्ति देने वाली मान्यताएं पैदा करनी चाहिए, जैसे मैं हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरा साथ देता है, या हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों को अपनी पहचान बना लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि चूंकि मैं पहले फेल हुआ था, इसलिए मैं हमेशा फेल ही होऊंगा। तीसरा नियम हमें सिखाता है कि हमारा अतीत हमारा भविष्य नहीं है। भविष्य इस बात से तय होता है कि आप आज अपने बारे में क्या यकीन रखते हैं। विश्वास में इतनी ताकत होती है कि ये बीमार शरीर को भी ठीक कर सकता है और एक साधारण इंसान को महापुरुष बना सकता है। जब आप अपनी मान्यताओं को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ लेते हैं, तो आपका दिमाग उन रास्तों को खोजना शुरू कर देता है जो पहले आपको दिखाई नहीं देते थे। हमें यह देखना होगा कि हमारे दिमाग के बगीचे में कौन सी मान्यताएं फूल खिला रही है और कौन सी खरपतवार की तरह हमारी ऊर्जा सोख रही है। अपनी सीमाओं को सच मानना बंद करें और खुद को ये यकीन दिलाएं कि आपके अंदर वो जायंट या विशाल शक्ति मौजूद है जो सिर्फ आपके एक मजबूत विश्वास का इंतजार कर रही है। जब आप अपनी सोच के घेरे को बढ़ाते हैं, तो आपकी दुनिया अपने आप बड़ी हो जाती है। चौथा नियम हमें एक ऐसी तकनीक सिखाता है जिसे टोनी रॉबिन्स न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग कहते हैं। इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में समझें, तो ये हमारे दिमाग को नए सिरे से प्रशिक्षित या ट्रेन करने का विज्ञान है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव बहुत मुश्किल है और इसमें बरसों लग जाते हैं। बदलाव एक पल में हो सकता है। बस उस बदलाव को टिकाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग की कंडीशनिंग करनी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने कंप्यूटर में पुराने और धीमे सॉफ्टवेयर को हटाकर एक नया और तेज सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। अक्सर लोग अपनी बुरी आदतों को इच्छा शक्ति के दम पर बदलना चाहते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति कुछ समय बाद हार मान लेती है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पुरानी आदतों के साथ जुड़ा हुआ वो सर्किट तोड़ देते हैं जो हमें बार बार वही काम करने को उकसाता है। आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप वाकई क्या बदलना चाहते हैं और वो आपके लिए कितना जरूरी है। इसके बाद आपको अपनी उस पुरानी आदत के साथ इतना भयानक दर्द जोड़ना होगा कि आप उसे करने के बारे में सोच भी ना सके। उदाहरण के लिए, अगर आपको देर तक सोने की आदत है, तो आपको ये सोचना होगा कि ये आदत आपके सपनों की हत्या कर रही है और आपको एक नाकाम इंसान बना रही है। जब तक ये दर्द आपके दिमाग में गहरे नहीं बैठेगा, आप अलार्म बजते ही उसे बंद करते रहेंगे। इस नियम का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी हिस्सा है पैटर्न को तोड़ना। हमारा दिमाग एक ढर्रे पर चलता है। जैसे ही आपको गुस्सा आता है या आप उदास महसूस करते हैं, आपका दिमाग एक पुराने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अगर आप उस पल में कुछ बहुत ही अजीब या अलग काम करते, जैसे अचानक जोर से चिल्लाना, गाना गाना या कूदने लगना, तो आपका दिमाग उस पुराने रास्ते को भूल जाता है। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। जब आप बार बार अपने नकारात्मक व्यवहार के बीच में इस तरह की रुकावट पैदा करते हैं, तो आपका दिमाग उस पुराने रास्ते को धीरे धीरे मिटाने लगता है और नए रास्तों के लिए जगह बनाता है। सिर्फ पुरानी आदत को छोड़ना काफी नहीं है, आपको उसकी जगह एक नई और बेहतर आदत को बिठाना होगा। अगर आप तनाव में आकर बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो आपको तनाव दूर करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, जैसे संगीत सुनना या गहरी सांस लेना। अगर आप नई आदत नहीं अपनाएंगे, तो खाली दिमाग फिर से पुरानी आदत की तरफ भागने लगेगा। टोनी कहते हैं कि जब भी आप कोई छोटा सा भी सही कदम उठाएं, तो खुद को शाबाशी दें या रिवॉर्ड दें। जब आप अपनी नई अच्छी आदत के साथ खुशी को जोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उसे बार बार दोहराने के लिए उत्साहित रहता है। इसे कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अभ्यास मांगती है। जैसे जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती,
वैसे ही एक दिन अच्छा सोचने से जिंदगी नहीं बदलती। आपको रोज अपने दिमाग को ये याद दिलाना होगा कि कौन सी चीजें आपको दर्द दे रही है और कौन सी चीजें आपको असली खुशी देंगी। ये प्रक्रिया हमें अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में दे देती है। हमें अब अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में जो भी कमियां या गलत आदतें आज मौजूद हैं, वे हमने अनजाने में सीखी है, और जिसे सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है और उसकी जगह कुछ बेहतर सीखा भी जा सकता है। ये नियम हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के इंजीनियर खुद बने और अपने दिमाग को इस तरह डिजाइन करें कि सफलता और खुशी हमारी स्वाभाविक आदत बन जाए। पांचवा नियम हमारी भावनाओं और हमारे काम करने की क्षमता को तुरंत बदलने का सबसे असरदार तरीका है। टोनी रॉबिन्स इसे इमोशनल स्टेट कहते हैं। सरल और इंसानी भाषा में समझे तो स्टेट का मतलब है वो मानसिक और शारीरिक स्थिति जिसमें आप अभी मौजूद हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत खुश या जोश में होते हैं तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं, और जब आप थके हुए या उदास होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ जैसे लगते हैं। आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपकी स्टेट खराब है तो आप अपनी काबिलियत का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमारी स्थिति को बदलने का सबसे तेज रास्ता है हमारी फिजियोलॉजी, यानी हमारे शरीर का इस्तेमाल। टोनी का एक बहुत मशहूर वाक्य है, भावनाएं गति से पैदा होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तब हम मुस्कुराएंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर आप जानबूझकर मुस्कुराते हैं और अपने शरीर को एक विजेता की तरह तान कर खड़े होते हैं तो आपका दिमाग अपने आप खुशी और आत्मविश्वास के केमिकल छोड़ना शुरू कर देता है। अगर आप सुस्त होकर बैठेंगे, कंधे झुकाकर नीचे देखेंगे और धीरे बोलेंगे तो आपका दिमाग मजबूरन उदासी महसूस करेगा। इसलिए जब भी आप लो महसूस करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलें। पांचवें नियम का दूसरा हिस्सा है आपका फोकस। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं आप वही महसूस करते हैं। हमारा दिमाग एक सर्च लाइट की तरह है। अंधेरे कमरे में ये लाइट जहां पड़ेगी आपको सिर्फ वही दिखेगा। अगर आप अपनी कमियों, पुरानी हार और कल की चिंताओं पर फोकस करेंगे तो आपकी स्टेट हमेशा तनावपूर्ण रहेगी। लेकिन अगर आप इस बात पर फोकस करेंगे कि आपके पास अभी क्या क्या अच्छा है और आप क्या बेहतर कर सकते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत बढ़ जाएगी। टोनी कहते हैं कि ज्यादातर लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जबकि कामयाब लोग अपना पूरा ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो उनके हाथ में है। इसमें एक और कमाल की बात कही गई है, सवालों की ताकत। आप खुद से जो सवाल पूछते हैं वही आपका फोकस तय करते हैं। अगर आप पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग आपकी सारी कमियां ढूंढ लाएगा और आपकी स्टेट और खराब हो जाएगी। इसके बजाय अगर आप पावर क्वेश्चंस पूछें, जैसे इस स्थिति में सबसे अच्छी बात क्या है या मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं, तो आपका फोकस समस्या से हटकर समाधान पर चला जाएगा। सही सवाल आपकी दिमागी हालत को एक पल में बदल सकते हैं। हमें अपनी बेहतरीन स्थिति का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे खुद पैदा करना चाहिए। जैसे एक खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है, वैसे ही आपको भी किसी भी जरूरी काम जैसे मीटिंग, पढ़ाई या बातचीत से पहले अपनी स्टेट को चार्ज करना चाहिए। थोड़ा तेज चलें, गहरी और लंबी सांस लें और खुद से कुछ सकारात्मक बातें कहें। जब आप अपनी बॉडी और अपने फोकस को एक साथ सही दिशा में लाते हैं तो आप एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुशी या आपका जोश किसी बाहरी घटना या किसी दूसरे इंसान की तारीफ का मोहताज नहीं होना चाहिए। अपने शरीर और अपने ध्यान को कंट्रोल करके आप अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। ये नियम हमें याद दिलाता है कि अगर हम अपनी स्टेट को मैनेज करना सीख गए तो हम अपनी जिंदगी के हर पल को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। छठा नियम हमारे जीवन के उस सबसे शक्तिशाली औजार के बारे में है जिसे हम हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी उसकी ताकत पर गौर नहीं करते। टोनी रॉबिन्स इसे सफलता की शब्दावली कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि हम अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वे शब्द केवल हमारी स्थिति बताते नहीं हैं, बल्कि वे हमारी स्थिति को बदल देते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम उदास हैं इसलिए उदास शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उदास
शब्द बार बार बोलने की वजह से हमारा दिमाग और ज्यादा गहरा दुख महसूस करने लगता है। हमारे दिमाग के पास भावनाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है और शब्द उस भंडार की चाबियां हैं। अगर आप किसी छोटी सी समस्या के लिए ये तो भयानक है या मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम इसे एक बहुत बड़े खतरे के रूप में लेता है और आपके शरीर में तनाव वाले केमिकल्स छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसी स्थिति में कहें कि ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है या मैं थोड़ा उलझन में हूं, तो आपके दिमाग पर पड़ने वाला दबाव तुरंत कम हो जाता है। शब्दों की तीव्रता को घटाकर आप अपने दर्द की तीव्रता को भी घटा सकते हैं। हमें अपनी भाषा को जानबूझकर रीप्रोग्राम करना चाहिए। टोनी इसे ट्रांसफॉर्मल वोकेबुलरी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने नकारात्मक शब्दों को कम असरदार शब्दों से बदल दें और अपने सकारात्मक शब्दों को और भी ज्यादा ऊर्जावान शब्दों से। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो मैं आग बूला हूं कहने के बजाय खुद से कहें मैं थोड़ा हैरान हूं। जैसे ही आप हैरान शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपके गुस्से की आग ठंडी होने लगती है, क्योंकि हैरान होना गुस्से जितना दर्दनाक नहीं होता। इसी तरह जब कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो ठीक हूं या कट रही है कहने के बजाय मैं शानदार हूं या मैं कमाल महसूस कर रहा हूं कहें। भले ही शुरू में ये बनावटी लगे, लेकिन आपके शब्द आपके शरीर को जोश से भरने का काम करेंगे। अक्सर हम अपनी बातचीत में ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें अनजाने में कमजोर बना देते हैं, जैसे ये काम मेरे गले की फांस है या मेरी किस्मत ही फूटी है। हमारा दिमाग इन रूपकों और शब्दों को सच मान लेता है और हमें वाकई भारीपन और लाचारी महसूस होने लगती है। हमें ये समझना होगा कि हम अपनी जिंदगी की फिल्म के डायलॉग राइटर खुद हैं। अगर फिल्म दुखद लग रही है तो इसके संवाद बदल दीजिए। जब आप अपनी मुश्किलों को छोटा और अपनी खुशियों को विशाल दिखाने वाले शब्दों का चुनाव करते हैं, तो आपका अनुभव भी वैसा ही होने लगता है। आपकी शब्दावली ही आपके संसार की सीमा तय करती है। अगर आपकी भाषा में केवल डर, शिकायत और थकान वाले शब्द हैं, तो आपका संसार भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप अपनी डिक्शनरी में साहस, कृतज्ञता और समाधान वाले शब्द जोड़ लेते हैं, तो आपकी पूरी शख्सियत बदल जाएगी। अपने शब्दों को सावधानी से चुनिए, क्योंकि वही आपके कल के अनुभवों की नींव रख रहे हैं। 7वां नियम हमारे दिमाग के उस सर्च इंजन के बारे में है जो हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। टोनी रॉबिन्स इसे सवालों की शक्ति कहते हैं। आपका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता, वो हर वक्त आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। हम अक्सर खुद से जो बातें करते हैं वो असल में सवालों और जवाबों का एक सिलसिला ही है। अगर आपकी जिंदगी के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद से गलत सवाल पूछ रहे हैं। ज्यादातर लोग अनजाने में खुद को सजा देने वाले सवाल पूछते हैं। जब कोई काम बिगड़ जाता है या कोई मुसीबत आती है, तो हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं, या लोग मेरा फायदा क्यों उठाते हैं। जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं, तो आपका दिमाग एक वफादार नौकर की तरह उनके जवाब खोजने में लग जाता है। वो आपको पुरानी यादें दिखाएगा, आपकी कमियां गिनाएगा और आपको यकीन दिला देगा कि आप वाकई बदकिस्मत और बेवकूफ हैं। टोनी कहते हैं कि घटिया सवाल पूछकर आप कभी एक शानदार जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते। सवाल बदलो तो जवाब और पूरी भावनाएं अपने आप बदल जाएंगी। कामयाब और खुशमिजाज लोग मुश्किल समय में भी पावर क्वेश्चंस यानी ताकत देने वाले सवाल पूछते हैं। वे समस्या के क्यों में फंसने के बजाय समाधान के कैसे पर ध्यान देते हैं। मैं इतना गरीब क्यों हूं के बजाय वे पूछते हैं, मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आज क्या नया सीख सकता हूं। ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हो गया के बजाय वे पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या सबक छिपा है जो मुझे अगली बार जीत दिलाएगा। मैं उदास क्यों हूं के बजाय वे पूछते हैं, मैं अभी अपनी जिंदगी की किन चीजों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। जैसे ही आप सवाल बदलते हैं, आपका फोकस बदल जाता है। आपका दिमाग अब उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देता है जिन्हें वो पहले देख ही नहीं पा रहा था। हमारे सवाल हमारे जीवन के फिल्टर की तरह है। अगर आप खुद से पूछेंगे कि इस कमरे में लाल रंग की कितनी चीजें हैं, तो आपको नीला रंग दिखाई नहीं देगा। ठीक वैसे ही अगर आप खुद से ये पूछेंगे कि दुनिया कितनी खराब है, तो आपको लोगों की अच्छाई कभी नजर नहीं आएगी। ये नियम हमें सिखाता है कि हमें जानबूझकर अपने दिमाग को संभावनाओं को ढूंढने के काम पर लगाना चाहिए।
टोनी इस नियम में सवालों की जादुई ताकत का एक और हिस्सा बताते हैं, जिसे वे मॉर्निंग पावर क्वेश्चंस कहते हैं। वे सलाह देते हैं कि दिन की शुरुआत खुद से कुछ खास सवाल पूछकर करनी चाहिए, जैसे आज मैं किस बात के लिए उत्साहित हूँ, या आज मैं किसके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जब आप सुबह सुबह ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग एक सकारात्मक मोड में आ जाता है और आप पूरे दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। हमारे दिमाग में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, बस हमें सही दरवाजा खटखटाना आना चाहिए। सही सवाल वो चाबी है जो बंद पड़े रास्तों को खोल देती है। अपनी मुश्किलों पर सवाल खड़ा करने के बजाय अपनी ताकत और समाधानों पर सवाल पूछना शुरू करें। जब आप अपने सवालों की क्वालिटी सुधार लेते हैं तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। 8वां नियम हमारे जीवन के उन अदृश्य चित्रों के बारे में है जिन्हें हम अपनी बातचीत और सोच में इस्तेमाल करते हैं। टोनी रॉबिन्स इसे मानसिक रूपक कहते हैं। हम अपनी जिंदगी, अपने काम या अपने रिश्तों को किन उदाहरणों से बयां करते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे द्वारा इस्तेमाल किया गया एक छोटा सा शब्द ये तय कर देता है कि हम उस स्थिति में कैसा महसूस करेंगे। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों और उनसे जुड़ी भावनाओं को समझता है, और रूपक हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मेरी नौकरी तो एक जंग की तरह है, और दूसरा कहता है, मेरा काम एक शतरंज के खेल की तरह है। अब सोचिए, जो इसे जंग मान रहा है उसका नर्वस सिस्टम हर वक्त तनाव में रहेगा। उसे लगेगा कि उसे हर पल खुद को बचाना है, हर सहकर्मी उसका दुश्मन है और हारने का मतलब मौत है। वहीं जो इसे खेल मान रहा है वो चुनौतियों का आनंद लेगा। उसके लिए हारना सिर्फ एक सबक होगा और वो नियमों को समझकर बेहतर खिलाड़ी बनने की कोशिश करेगा। जबकि हकीकत में दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन उनके द्वारा चुने गए रूपक ने उनके अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। हम अक्सर अपनी जिंदगी के लिए कुछ ग्लोबल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं, जिंदगी एक बोझ है या दुनिया एक रेत का ढेर है। अगर आप जिंदगी को बोझ मानेंगे तो आप हमेशा थका हुआ और भारीपन महसूस करेंगे। वही अगर आप कहें कि जिंदगी एक खूबसूरत सफर है या जीवन एक उपहार है, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने लगेंगे। समस्या ये नहीं है कि जिंदगी कैसी है, समस्या ये है कि हमने उसे नाम क्या दिया है। हमें अपने उन रूपकों को पहचानना और बदलना होगा जो हमें कमजोर बना रहे हैं। अगर आप किसी समस्या के बारे में कहते हैं कि मैं समस्याओं के पहाड़ के नीचे दबा हूं, तो आपका दिमाग घुटने टेक देगा, क्योंकि पहाड़ को हिलाना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन अगर आप कहें कि ये बस रास्ते का एक कंकड़ है या ये एक पहेली है जिसे सुलझाना है, तो आपका दिमाग तुरंत काम पर लग जाएगा। एक पहेली सुलझाने में मजा आता है, जबकि पहाड़ के नीचे दबने में सिर्फ दर्द होता है। रूपक बदलते ही आपकी समस्या का आकार छोटा हो जाता है और आपकी ताकत बढ़ जाती है। अक्सर हम रिश्तों के लिए भी बहुत भारी रूपक इस्तेमाल करते हैं। कोई कहता है कि शादी एक जेल है, तो कोई कहता है कि रिश्ता एक नाजुक शीशा है। अगर आप रिश्ते को नाजुक शीशा मानेंगे तो आप हमेशा डर कर जिएंगे कि कहीं वह टूट न जाए। लेकिन अगर आप कहें कि रिश्ता एक बगीचा है, तो आप जानते होंगे कि इसमें कभी कभी खरपतवार, गलतफहमियां भी उगेगी। लेकिन अगर आप इसे प्यार से सींचेंगे तो यहाँ हमेशा फूल खिलेंगे। बगीचा एक ऐसी चीज है जिसे संवारा जा सकता है, जो समय के साथ और सुंदर होता है। हम अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक खुद हैं और हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपकी वर्तमान भाषा आपको डरा रही है या थका रही है, तो उसे बदल दीजिए। अपने पुराने और बोझिल रूपकों को कचरे के डिब्बे में डाल दें और नए, हल्के और प्रेरणादायक रूपक अपनाएं। जब आप अपनी उपमाएं बदल देते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी भावनाओं को बदलते हैं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल देते हैं। 9वां नियम हमें हमारे जीवन के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली हिस्से को समझने का हुनर सिखाता है, जिसे हम अक्सर बुरी भावनाएं समझकर उनसे भागते हैं। कोई भी भावना, चाहे वो डर हो, गुस्सा हो या उदासी, असल में आपकी दुश्मन नहीं है। ये सब एक्शन सिग्नल है। आसान भाषा में कहें तो भावनाएं आपके शरीर और दिमाग द्वारा भेजा गया एक संदेश है, जो आपको ये बताना चाहती है कि या तो आपको अपनी सोच बदलनी है
या अपना काम करने का तरीका। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के साथ दो ही काम करते हैं, या तो वे उन्हें दबा देते हैं, जैसे दुखी होने पर शराब पीना या टीवी देखना ताकि ध्यान बंट जाए, या फिर वे उन भावनाओं के शिकार बन जाते हैं और उनमें डूब जाते हैं। ये हमें तीसरा और सबसे सही रास्ता दिखाता है, भावनाओं को समझना और उनसे सीखना। मान लीजिए आपके घर में फायर अलार्म बजता है, क्या आप उस अलार्म पर गुस्सा करेंगे या उसे बंद करने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप जाकर देखेंगे कि आग कहाँ लगी है। ठीक वैसे ही जब आपको तनाव महसूस होता है तो वो एक अलार्म है जो आपको बता रहा है कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको चीजों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। टोनी इस नियम में कुछ मुख्य भावनाओं के पीछे छिपे गुप्त संदेशों को डिकोड करते हैं। डर, ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए आता है कि आपको आने वाली किसी स्थिति के लिए बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। अकेलापन, ये संदेश देता है कि आपको लोगों से जुड़ने और सामाजिक संबंध बनाने की आवश्यकता है। गुस्सा, ये बताता है कि आपकी किसी महत्वपूर्ण सीमा या नियम का उल्लंघन हुआ है और आपको शांति से अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। अयोग्यता, इनएडिक्वेसी, ये आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि आपको अपनी स्किल्स या जानकारी को और बढ़ाने की जरूरत है। हमें भावनाओं का अनुभव करने के लिए बाहरी दुनिया का इंतजार नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब वे सफल होंगे तब वे खुश होंगे। आपके पास ऐसी 10 शक्तिशाली भावनाएं हैं जिन्हें आप रोज जानबूझकर महसूस कर सकते हैं। प्यार, कृतज्ञता, जिज्ञासा, उत्साह, दृढ़ संकल्प, लचीलापन, आत्मविश्वास, खुशी, सेहत और योगदान। अगर आप रोज सुबह उठकर इन भावनाओं का अभ्यास करेंगे तो आपके दिमाग में नकारात्मकता के लिए जगह ही नहीं बचेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप अपने बगीचे में सुंदर फूल उगाएंगे तो वहां कटीली झाड़ियां अपने आप कम हो जाएंगी। जब भी कोई नकारात्मक भावना आपके अंदर उठे तो उससे लड़ने के बजाय रुकिए और खुद से पूछिए, ये भावना मुझे क्या सिखाना चाहती है और इस स्थिति को ठीक करने के लिए मैं क्या नया कदम उठा सकता हूँ। जैसे ही आप उस संदेश को समझकर कार्रवाई करते हैं, वो भावना अपने आप शांत हो जाती है। ये हमें भावनाओं का गुलाम होने के बजाय उनका मास्टर बनाता है। हम अपनी भावनाओं के ड्राइवर हैं, न कि पीछे की सीट पर बैठे हुए यात्री। 10वां नियम हमारे जीवन के उस ब्लूप्रिंट के बारे में है जिसे हम अक्सर दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं। टोनी रॉबिन्स इसे भविष्य की डिजाइनिंग, द पावर ऑफ गोल्स कहते हैं। लक्ष्य सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं होते, बल्कि वे हमारी ऊर्जा को एक दिशा देने के लिए होते हैं। बिना लक्ष्य की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जो लहरों के थपेड़ों से कहीं भी जा सकती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका दिमाग एक चुंबकीय शक्ति की तरह उन अवसरों और लोगों को अपनी ओर खींचने लगता है जो आपको वहां तक पहुंचा सके। टोनी एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि प्रगति ही खुशी है, प्रोग्रेस इक्वल्स हैप्पीनेस। असली खुशी उस दिन नहीं मिलती जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, बल्कि वो हर दिन महसूस होती है जब आप ये जानते हैं कि आप कल के मुकाबले आज एक कदम आगे बढ़े हैं। हम अक्सर लक्ष्य तय करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो दुख होगा। लक्ष्य का असली मकसद चीजें हासिल करना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में एक बेहतर इंसान बनना है। अगर आप 1 करोड़पति बनने का लक्ष्य रखते हैं तो वो 1 करोड़ रुपया उतना कीमती नहीं है जितना वो अनुशासन, ज्ञान और साहस की ताकत कीमती है जो आपने उस दौरान अपने अंदर विकसित की है। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्यों को सिर्फ एक इच्छा बनाकर छोड़ देते हैं। टोनी कहते हैं कि एक शक्तिशाली लक्ष्य के 3 गुण होते हैं। पहला, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे अगले 2 साल में इतना पैसा कमाना है, एक स्पष्ट लक्ष्य है। दूसरा, आपके पास उस लक्ष्य को पाने का एक बहुत मजबूत क्यों होना चाहिए। अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा है तो आप मुश्किल आने पर हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपका मकसद अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना या समाज में बदलाव लाना है तो वो क्यों आपको हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। और तीसरा, लक्ष्य तय करते ही आपको कोई न कोई तुरंत एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो एक छोटी सी जानकारी जुटाना ही क्यों न हो। एक्शन लेते ही आपके दिमाग में वो सफर शुरू हो जाता है। हमें अपनी खुशी को लक्ष्य के साथ नत्थी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं खुश होऊंगा,
ये सोच आपको वर्तमान में दुखी रखती है। टोनी हमें उत्साही धैर्य रखने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अपनी मंजिल की तरफ पूरे जोश के साथ बढ़ें, लेकिन रास्ते के हर छोटे पड़ाव का आनंद भी लें। लक्ष्य आपको एक तनाव देने के लिए नहीं, बल्कि एक खिंचाव देने के लिए होने चाहिए, जो आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलने को मजबूर करे। अक्सर हम अपने बीते हुए कल के आधार पर अपने भविष्य के लक्ष्य तय करते हैं। अगर हम पहले फेल हुए थे, तो हम छोटे और डरपोक लक्ष्य बनाते हैं। आपका अतीत आपके भविष्य का आईना नहीं है। आप आज इसी वक्त ये फैसला ले सकते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। हमें अपने लक्ष्यों को लेकर इतना रोमांचित होना चाहिए कि वे हमें सुबह बिस्तर से उछलकर बाहर आने पर मजबूर कर दें। जब आपका भविष्य आपके वर्तमान से ज्यादा बड़ा और चमकता हुआ दिखता है, तो आपकी सारी पुरानी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं। अगर हम अपनी जिंदगी की योजना खुद नहीं बनाएंगे, तो हम किसी और की योजना का हिस्सा बन जाएंगे, और किसी और ने आपके लिए बहुत अच्छी योजना नहीं बनाई होगी। अपने सपनों को कागज पर उतारें, उनके पीछे की वजह को गहराई से महसूस करें, और आज ही एक छोटा कदम उठाएं। जब आप अपने भविष्य को डिजाइन करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि आप वाकई अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर आप अपनी सोच, आदतों और फैसलों को बदलकर एक बेहतर जीवन बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। उम्मीद है ये सारांश आपको प्रेरित करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही किताबों के सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।